नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोया कंपटीशन क्लासेस में। तो अब से पहले हम जो अध्ययन कर रहे थे वो रक्त के बारे में अध्ययन कर रहे थे और रक्त का हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जो बहने वाला जो भाग होता है प्लाज्मा, उसके बारे में हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अब जो हम अध्ययन करेंगे वो रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? रक्त कणिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पढ़ा था कि रक्त के अंदर जो कणिकाएं होती हैं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो आज हम जिसका अध्ययन करेंगे वो किसका अध्ययन करेंगे? हम जो अध्ययन करेंगे वो आरबीसी का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? आरबीसी का। किसका करेंगे? आरबीसी का अध्ययन करेंगे कि आरबीसी क्या होती है। ठीक है, हमें पता है इसे क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं, यानी रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। इनका जो निर्माण जो होता है, आरबीसी का जो निर्माण जो होता है मुख्यतः होता कहाँ पे है? अगर वयस्क व्यक्ति की बात करें, अगर किसकी बात करें, अगर वयस्क की बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में क्या होता है इसका निर्माण, यानी किसमें? बोन मैरो में। कहाँ पे निर्माण होता है इनका? जो वयस्क जो व्यक्ति है उसमें जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो में। अगर बात करें कि बालक भ्रूणीय अवस्था में है, भ्रूणीय अवस्था का मतलब है वो माँ के गर्भ में है, तो उसके अंदर जो इसका जो निर्माण होता है वो होता है लीवर में। कहाँ पे होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम? भ्रूणीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? भ्रूणीय अवस्था की बात कर रहे हैं तो कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। या फिर प्लीहा का नाम सुना है? प्लीहा। किसका? प्लीहा। आपने सुना होगा स्प्लेन। इसमें या फिर जो योल्क सैक होता है, क्या होता है? जो योल्क सैक होता है उसमें किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। किसकी बात कर रहे हैं? भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी के निर्माण की बात करते हैं। अगर इसके जीवन काल की बात करें कि इसका जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। ठीक है, जैसे ही 120 दिन पूरे होते हैं तो ये विघटित हो जाती है। और विघटित कहाँ पे होती है? इसका जो विघटन होता है, क्या होता है? जो विघटन होता है वो होता है प्लीहा में। कहाँ पे होता है? प्लीहा में, स्प्लेन में। देखो, आरबीसी का विघटन यानी आरबीसी अपनी मृत्यु के बाद, मृत्यु कहाँ पे हो रही है? प्लीहा में हो रही है। तो जो प्लीहा है इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। तथा प्लीहा को ही क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं किसकी? प्लीहा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लीहा की बात कर रहे हैं कि इसका विघटन प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को ही बोलते हैं और ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। अगर बात करें नंबर ऑफ आरबीसी, किसकी बात करें? नंबर ऑफ आरबीसी की आरबीसी की कितनी संख्या पाई जाती है? क्या बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर में आरबीसी की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसकी बात करें नंबर ऑफ आरबीसी। अगर मेल की बात करें, किसकी बात करें? अगर मेल की बात करें तो लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। कितनी है? अगर मेल की बात करें तो मेल में जो आरबीसी की जो संख्या होती है कितनी होती है? 50 से 55 लाख घन मिमी। अगर फीमेल की बात करें, किसकी बात करें?
अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में इनकी संख्या कम होती है, फीमेल में होती है 45 से 50 लाख। कितनी होती है? 45 से 50 लाख घन मिलीमीटर क्या होती है, इनकी संख्या होती है। अगर देखो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की बात करें तो लगभग जब 600 आरबीसी होती हैं वहां पे एक क्या पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी उपस्थित होती है। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि आरबीसी की मेल में कितनी संख्या है? 50 से 55 लाख घन मिमी, और फीमेल में कितनी है? 45 से 50 लाख घन मिमी। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? 600 अनुपात 1 होता है। अब बात करते हैं आरबीसी की आकृति की। किसकी बात करते हैं? इसकी आकृति। आरबीसी की जो आकृति होती है वो होती है बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव होती है, या फिर ये कह सकते हैं गोल तस्तरीनुमा। कैसी हो सकती है? बाइकॉनकेव होती है। ठीक है, यानी इसकी जो सतह होती है वो कैसी होती है? अवतल दर्पण के समान होती है। कैसी होती है? जो हमारे पास जो अवतल जो दर्पण होता है उसके समान पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या नहीं होता? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है इसमें? इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है तथा इसमें एक वर्णक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वर्णक। और वर्णक का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन। क्या नाम है? हीमोग्लोबिन। कौन सा वर्णक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। और इसी वर्णक के कारण आरबीसी का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल पाया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आरबीसी की आकृति बाइकॉनकेव होती है, गोल होती है, तस्तरीनुमा होती है, तथा इसके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होता है तो इसमें उपस्थित क्या होता है? इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक उपस्थित होता है। इसके अलावा देखिए, जो आरबीसी की जो सेल है, या फिर हम कह सकते हैं रेड जो ब्लड सेल्स है या रेड ब्लड जो कार्पल्स है, इसके अंदर जो झिल्ली से जो घिरे हुए को जो कोशिकांग है, किसकी बात कर रहे हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग। किन की बात कर रहे हैं? जो झिल्लीबद्ध कोशिकांग है। ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। झिल्लीबद्ध कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा, ईआर नहीं पाया जाएगा, ठीक है, और गोल्जी बॉडी नहीं पाई जाएगी। ये सब क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अब हमें एक चीज के बारे में पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है? वायवीय श्वसन करता है। अतः ये क्या है? अनुपस्थित। ईआर भी क्या है? अनुपस्थित। और ये भी क्या है? अनुपस्थित। ये तीनों ही क्या है? अनुपस्थित हैं। तो जो आरबीसी की जो सतह है इसके अंदर क्या पाया जाता है? अवायवीय श्वसन। क्या पाया जाता है? अवायवीय श्वसन। क्यों? क्योंकि वायवीय श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना आवश्यक है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया ही अनुपस्थित है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा? अवायवीय श्वसन पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं ईआर क्या काम करता है। ईआर जो है ये कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कोशिका के अंतः कंकाल का निर्माण करता है। तो इसमें अंतः कंकाल भी क्या होता है? इसका जो अंतः जो कंकाल होता है वो ईआर नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है? ईआर नहीं बनाती है। जब इसका अंतः कंकाल ईआर नहीं बनाएगी तो अंतः कंकाल का निर्माण कौन करेगा? स्ट्रेटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन करता है? स्ट्रेटिन प्रोटीन करता है, या फिर इसके अंदर स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, या फिर एक पाया जाता है स्ट्रोमेटिन प्रोटीन, जो क्या करते हैं? अंतः कंकाल का निर्माण करते हैं।
ठीक है। इसके अलावा एक होती है डोनांस परिघटना। कौन सी परिघटना की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं डोनांस परिघटना। डोनांस परिघटना यानी डोनांस परिघटना के तहत हम ये कह सकते हैं, माना हमारे पास क्या है, ये आरबीसी है, ये क्या है, आरबीसी है। तो डोनांस परिघटना के अंदर क्या होता है कि जो सोडियम है आयन और जो पोटेशियम आयन है, ये इनके लिए तो अपारगम्य होती है। जो आरबीसी की जो क्या है, झिल्ली है, ये किसके लिए, सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए तो क्या होती है, अपारगम्य होती है। तथा HCO3 माइनस या Cl माइनस इनके लिए क्या होती है, पारगम्य। इनके लिए क्या होती है, पारगम्य। अगर क्वेश्चन आता है डोनांस परिघटना क्या बताती है, तो डोनांस परिघटना हमें बताती है कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है वो सोडियम पोटेशियम आयन के लिए अपारगम्य होती है तथा Cl माइनस और HCO3 माइनस के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। ठीक है। और इसका जो लाल रंग जो पाया जाता है, आरबीसी का जो लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, हमें पता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक की उपस्थिति के कारण। ठीक है। ये हीमोग्लोबिन वर्णक, इसके अंदर किसकी अधिकता होती है, इसके हीमो का जो मतलब है, इसका मतलब है हीमो का जो मतलब है वो फेरस है। हीमो का मतलब क्या है, फेरस है। अतः इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, फेरस उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, फेरस उपस्थित होता है। साथ में हीमोग्लोबिन क्या करता है, O2SCO2 का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, O2SCO2 का परिवहन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। तो अतः इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं श्वसन रंजक। क्या बोलते हैं, श्वसन रंजक। अगर बात करें कि एक हीमोग्लोबिन का अणु जो है, क्या है, एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है ये कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन एक साथ कर सकता है। कितने अणुओं का, यानी एक हीमोग्लोबिन का जो अणु है वो 4 ऑक्सीजन के अणुओं का क्या करता है, वहन करता है। ठीक है। अगर इसकी बात करें मेल में कि भाई मेल में कितनी उपस्थिति इसकी अनिवार्य है और फीमेल में कितनी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति क्या है, अनिवार्य है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के अंदर ये चाहिए लगभग 14 से 16 ग्राम। कितना, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml, प्रति 100 ml में। ठीक है। अगर फीमेल की बात करें तो 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml में क्या इसकी उपस्थिति होनी, ये उपस्थित होना चाहिए। अगर इससे अगर इसकी संख्या कम आती है, अगर हीमोग्लोबिन के अगर कमी आती है तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, अगर रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की अगर कमी आ जाती है तो कौन से रोग को जन्म देता है, ये एनीमिया रोग को। कौन से रोग को, एनीमिया। किसके कारण, HB की कमी के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एक रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, एनीमिया रोग बोला जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आरबीसी के आकार में परिवर्तन हो जाता है, किसके, आरबीसी के आकार में अगर परिवर्तन हो जाता है तो वो कहलाता है एनीसाइटोसिस। क्या कहलाता है, एनीसाइटोसिस। आरबीसी के आकार में जो परिवर्तन जो होगा ये क्या कहलाएगा, एनीसाइटोसिस। क्या कहलाता है, एनीसाइटोसिस। और कई बार क्या होता है, क्रोमोसोम 11 के अंदर अगर परिवर्तन होता है तो आरबीसी का जो आकार है वो हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसियाकार। हंसिया जानते हो, दरांत जो होती है जिससे हम क्या काटते हैं,
चारा वारा काटते हैं तो हशियाकार हो जाता है। तो ये जो रोग है ये क्या कहलाता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, यानी आरबीसी का जो आकार है वो कैसा हो गया? हशियाकार हो गया। तो ये रोग क्या कहलाएगा? ये रोग क्या कहलाता है? ये रोग कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसी के साथ हमने अभी तक आरबीसी के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें प्रारंभ से, आरबीसी के अंदर हमने पढ़ा कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। किसमें होता है? वयस्क व्यक्ति में। किसमें? वयस्क व्यक्ति में। अगर भ्रूणीय अवस्था की बात करें तो इसका निर्माण लीवर में होता है, प्लीहा में होता है और यौल्क सैक में होता है। किसके निर्माण की बात कर रहे हैं? आरबीसी के निर्माण की बात कर रहे हैं। आरबीसी का जो जीवन काल है हमने कितना बताया? 120, यानी अस्थि मज्जा में निर्माण हो गया, उसका जीवन काल 120 दिन पूरा हो गया। तो अब क्या होगा? इसका विघटन होगा। अब क्या होगा? इसका विघटन। और विघटन के लिए कहाँ पे जाएगा? ये प्लीहा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? प्लीहा में जाएगा। जब प्लीहा में इसका विघटन होता है तो प्लीहा को क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तथा इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथ में? इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ आरबीसी की बात करें कि भाई मनुष्य के शरीर के अंदर लगभग कितनी आरबीसी की संख्या उपस्थित होनी चाहिए, तो हम बात करते हैं अगर मेल है तो 50 से 55 लाख घन mm उसके अंदर क्या होनी चाहिए? आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर लगभग 45 से 50 लाख घन mm क्या होनी चाहिए? उसके अंदर आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अनुपात की बात करें, किसकी बात करें? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अनुपात की अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1। अगर आकृति की बात करें तो गोल होती है, तस्तरीनुमा होती है, बाइकोनकैव होती है। कैसी होती है? बाइकोनकैव होती है। किसकी बात कर रहे हैं? आरबीसी की आकृति की बात करते हैं। साथ में आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। लेकिन क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। देखो अभी इधर कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी आरबीसी है, किस जीव की आरबीसी है जिसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी केंद्रक युक्त किनकी पाई जाती है? तो एक तो आ जाएगा ऊंट और एक आ जाएगा लामा। ऊंट और लामा की जो आरबीसी है वो कैसी होती है? केंद्रक युक्त पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक तो पाया ही जाएगा। साथ में आरबीसी के अंदर जो झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग हैं, किनकी बात करेंगे? झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की, यानी वे कोशिकांग जिनके चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है वो कोशिकांग क्या रहेंगे? अनुपस्थित रहेंगे। यानी माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाएगा, ईआर भी नहीं पाया जाएगा, गोल्जी कोई भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या रहेंगे? एब्सेंट रहेंगे। ये क्या रहेंगे? सभी एब्सेंट रहेंगे। अगर देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वायवीय श्वसन करता है। क्या करता है? वायवीय श्वसन करता है। अगर वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही इसके अंदर अनुपस्थित है, तो इसके अंदर श्वसन कौन सा होगा? इसमें अवायवीय श्वसन होगा। कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। देखो, और हमें यह भी पता है कि कोशिका का जो अंतः जो कंकाल बनाती है वो ईआर बनाती है। कौन बनाती है? ईआर बनाती है। इसमें ईआर भी अनुपस्थित है, तो इसका जो अंतः जो कंकाल बनेगा वो ईआर से तो बनने से रहा, तो किससे बनेगा? तो इसका जो अंतः जो कंकाल है वो प्रोटीन पाई जाती है, स्ट्रोमेटिन या स्ट्रेटिन नामक जो प्रोटीन होती है उसके द्वारा क्या होता है? इसका अंतः कंकाल निर्मित होता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि एक डोनांस परिघटना थी। एक डोनांस नामक वैज्ञानिक ने एक परिघटना बताई और उसमें क्या बताया कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है, क्या बताया इन्होंने कि इन्होंने बताया कि आरबीसी की जो झिल्ली है यह चयनात्मक पारगम्य है। कैसी है? चयनात्मक पारगम्य क्या है? झिल्ली है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्य है मतलब जो भी पदार्थ आएंगे उनको चयनित कर करके अपने अंदर प्रवेश करवाएगी। और इसी आधार पर इसने क्या बताया कि माना हमारे पास ये आरबीसी की सतह सोडियम पोटेशियम को तो अंदर जाने नहीं देगी, उनके लिए तो कैसी है?
अपारगम्य है। लेकिन अगर इसके स्थान पर HCO3- या फिर Cl अगर माइनस आता है तो उनके लिए क्या है, ये पारगम्य है। तो इस आधार पे क्या कह सकते हैं कि ये कैसी है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसके बाद हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन वर्णक। किसके बारे में पढ़ा, हीमोग्लोबिन वर्णक, जिसके कारण क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है। अगर बात करें रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो क्या बताएंगे, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। जो हीमोग्लोबिन जो वर्णक है, इसका जो हिम आया है, ये किससे आया है, फेरस से आया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर जो फेरस आयन है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। दूसरा, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है। किसका वहन करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करने का कार्य करता है। यानी श्वसन को एक स्थान, ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। तो ये श्वसन हो गया, ये क्या हो गया, श्वसन। तो जो हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रकार का क्या है, श्वसन रंजक है। क्या है, एक प्रकार का श्वसन रंजक है। अब ये श्वसन करता है, क्या करता है, ये श्वसन करता है। तो ये कितने ऑक्सीजन के अणुओं को एक साथ ले जा सकता है, तो हमने ये भी बता दिया कि एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन करता है। कितने का वहन करता है, 4 ऑक्सीजन के अणुओं का वहन कर सकता है। इसके अलावा हमने क्या बताया कि जब रक्त के अंदर आरबीसी की कमी आती है, किसकी कमी आती है, आरबीसी की, तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है, एनीमिया। जिसका नाम क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी के कारण, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगर इसकी मात्रा की बात करें, किसकी बात करें, अगर इसकी मात्रा की बात करें तो मेल में कितना है, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml पाया जाता है। क्या पाया जाता है, 14 से 16 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर में क्या पाया जाता है, प्रति 100 मिलीलीटर में 14 से 16 ग्राम क्या उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। किसकी बात कर रहे हैं, मेल की। अगर फीमेल की बात करें फीमेल की बात करें तो लगभग 12 से 14 ग्राम, कितना होता है, 12 से 14 ग्राम 100 ml में क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या बताया कि आरबीसी के आकार में जो परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है, एनीसाइटोसिस। क्या कहलाता है, एनीसाइटोसिस। अगर आरबीसी का आकार कैसा हो गया, हसीआकार हो गया, तो क्या कहलाएगा, सिकल सेल एनीमिया। क्या कहलाता है, सिकल सेल एनीमिया। और हमें पता है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, गैसों का परिवहन। क्या होता है मुख्य कार्य, गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, अगर बात करें आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। कौन सा रोग है, कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइथेमिया। ये किसके कारण होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ने के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। ये मुख्यतः होता कहां पे, ये होता है जब हम किसी ऊंची जगह पर जाते हैं। कहां पे जाते हैं, जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ों पर जाते हैं, तब कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइथेमिया। क्यों होता है, जब हम ऊंचाई वाले स्थान पर जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी रहती है और हमारे शरीर को पूर्ण रूप से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का वहन करने का काम कौन करता है, आरबीसी करती है। तो स्वतः ही किसकी संख्या बढ़ जाती है, आरबीसी की, जो एक रोग को जन्म देती है जिसका नाम क्या है, पॉलीसाइथेमिया रोग है। ठीक है, और हमें ये पता है कि आरबीसी क्या करता है, आरबीसी जो है ये किसका, गैसों का परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो आरबीसी है वो कंप्लीट होती है। बाकी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे वो करेंगे अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार।